अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। तो हम जो है वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स जो हैं वो हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। जो है हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस देखे हैं इनिशियली, कि चूँकि ऑयल सर्किट ब्रेकर हमने पढ़ा था इससे पीछे, तो ज़ाहिरी बात है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट ब्रेकर में एक क्लियर डिफरेंस है बहुत सारी चीज़ों का। इसीलिए उसने फौरी जो है जब टॉपिक उसने स्टार्ट किया है, तो आप देखो कि उसने 5 से 6 एडवांटेजेस को पहले बताया, और उसका मकसद भी ये है कि फिर हमें आगे यानी इसका जो ऑपरेशन है वो मज़ीद पहले से ही हमें कुछ होगा, पता होगा। तो इसमें जो इसकी टाइप्स हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। टाइप्स ऑफ द ऑयल सर्किट ब्रेकर। अच्छा, टाइप्स जो है ना, सॉरी, एयर एयर ब्लास्ट ब्रेकर की जो टाइप्स हैं, इसकी जो टाइप्स हैं वो इसके ओपनिंग मैकेनिज्म से जो है ना वो ताल्लुक़ रखती हैं। यानी एक ये वाली जो फर्स्ट टाइप है, ये जो आपके सामने इसने डायग्राम बनाई हुई है, ये एक्सियल ब्लास्ट टाइप है। एक्सियल ब्लास्ट से मुराद ये है कि इसमें जो ब्लास्ट होगा एयर का, ठीक है, ब्लास्ट जो है उससे मुराद एयर का ब्लास्ट है, कि एयर जो है वो किस तरीके से हम ब्लास्ट करेंगे ओवर द आर्क। तो एयर की जो ब्लास्टिंग है ओवर द आर्क वो एक्सियली होगी। एक्सियल यानी एक्सिस से मुराद ये है कि जो आपके कॉन्टेक्ट्स का जो एक्सिस है उसके अलोंग एयर जो है वो आएगी, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पर एयर आर्क को क्वेंच करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसका सेकंड आप देखें तो वो है एक्सी क्रॉस ब्लास्ट। क्रॉस में क्या है कि जैसे हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्रॉस ब्लास्टिंग देखी थी, तो इसमें भी जब कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो ओपन होंगे और उसमें आर्क आएगी, तो ब्लास्टिंग जो है वो बिल्कुल उसको क्रॉस कर रही है। तो ये इसका इम्पैक्ट और तरह का है, इसका और तरह का इम्पैक्ट है, ठीक है। और जो चॉइस होती है ना वो डिपेंड करता है कि आपका जो वोल्टेज लेवल है वो क्या है, या जो आपका स्विच यार्ड है उसमें कितनी स्पेस है। ये आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। और ये जो थर्ड टाइप है ये है रेडियल ब्लास्ट, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये रेडियली जो है वो आपका एयर जो है वो आर्क को रिमूव करेगा। यानी ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं इसमें जो टू ब्रेक है, यानी ये टू ब्रेक सिस्टम है, तो इसमें जो एयर है वो जो हॉलो पार्ट है बिटवीन द ब्रेकिंग, उसमें मूव कर रही है एयर को लेके, आर्क को लेके, तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी आर्क, ठीक है। तो एक्सियल ब्लास्ट, क्रॉस ब्लास्ट एंड रेडियल ब्लास्ट, इसकी जो चॉइस है वो अभी हम नीचे पढ़ लेते हैं। इससे पहले वो ये यहाँ पर बता रहा है कि जो एयर है उसकी बजाय आप नाइट्रोजन, और मिसाल के तौर पर वो दे रहा है कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदर गैसेस सच एज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड द सर्किट। लेकिन वो बता रहा है कि हम एयर को ही क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो कहता है द सर्किट ब्रेकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन आर अबाउट सिमिलर टू एयर, क्योंकि एयर में मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का ही है। लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि हम एयर ब्लास्ट ब्रेकर पढ़ रहे हैं, या हम एयर के जरिए आर्क को हम क्वेंच कर रहे हैं, एयर ब्लास्टिंग के जरिए आर्क को क्वेंच कर रहे हैं, तो उसका मकसद या उसका मतलब जो है वो ये भी है कि हम नाइट्रोजन ही उसको कंसीडर कर सकते हैं, मेनली पार्ट नाइट्रोजन का है, सही। तो वो कहता है कि इसीलिए ये कहना कि आप प्योरली नाइट्रोजन को यूज़ करें उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा, इंस्टेड उसका हमें कॉस्ट ही पड़ेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्रीज हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड टेंड्स टू फ्रीज एंड हाइड्रोजन गैस इज वेरी कॉस्टली। तो ये इनके कुछ लिमिटेशंस हैं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन यूज करें। तो वो कहते हैं देयरफॉर एयर इज यूज्ड एज अ सर्किट ब्रेकिंग मीडियम। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, वो ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जो एयर ब्लास्ट ब्रेकर है उसमें एयर की ब्लास्टिंग से हम आर्क को क्वेंच कर रहे हैं। एयर ब्लास्ट में यानी
जो आर्क क्वेंचिंग है, आर्क क्वेंचिंग बाय एयर ब्लास्टिंग, ठीक है, ये बात याद रखनी चाहिए, ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि एयर जो है उसको हम प्रेशर के साथ आर्क में फ्लो करवाते हैं वाया कंप्रेसर, ठीक है, तो आपकी आर्क जो है वो रिमूव होती है। यानी बजाते खुद एयर जो एज एन इंसुलेटर है वो ऑयल से अच्छी नहीं है। ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि इंसुलेशन जो है, अगर हम इंसुलेशन की बात करें, इंसुलेशन ऑफ एयर इज लेस देन इंसुलेशन ऑफ एयर इज लेस देन द ऑयल। सही है, यानी एज एन इंसुलेटर एयर अच्छी नहीं है, ऑयल से कम ही है। मगर यहाँ पर हम जो एयर का मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं फिर आर्क क्वेंचिंग में, वो उसको इतने प्रेशर के साथ हम ब्लास्ट करवा देते हैं कि जो आपके पास आर्किंग मीडियम है वो रिमूव हो जाता है। यानी इससे होगा क्या, इससे जो आपके पास आर्किंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी उनको हम शॉर्टली आर्किंग प्रोडक्ट्स कह देते हैं। आर्किंग प्रोडक्ट्स रिमूव्ड इफेक्टिवली एक्चुअली, ठीक है, जो ऑयल में नहीं हो रहा था। ऑयल एक अच्छा इंसुलेटर है लेकिन आर्किंग प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली रिमूव नहीं हो रहे थे। सही है ना। तो आर्किंग प्रोडक्ट्स से क्या मुराद है, जो आपके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कहाँ से आए या क्यों आए, क्योंकि आपके पास हीट जनरेट हो रही है ना, ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा है। और हीट जो है ये कहाँ से आई है, ये करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, करंट डेंसिटी। तो फॉल्ट करंट और ये करंट डेंसिटी जो है ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये करंट डेंसिटी कहाँ से आ रही है, फॉल्ट करंट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं और हमने इससे पहले जो है वो पढ़ी हुई हैं। फॉल्ट करंट, ठीक है, जब फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा होता है, ये फॉल्ट आता है, करंट जारी बात है ज़्यादा होता है, करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो हीट इतनी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो जो वैलेंस शेल है उससे बाहर आ जाते हैं और वो आर्क बनाते हैं। ये सारा आर्किंग, इस सारी चीज़ को हम शॉर्टली आर्किंग प्रोडक्ट कहते हैं। सही है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एयर ब्लास्ट ब्रेकर में हमने याद रखना है। अच्छा, फिर अब हम जो है ना देखते हैं कि एक्सियल ब्लास्ट और ये जो हमने ऊपर टाइप्स पढ़ी हैं, एक्सियल ब्लास्ट और क्रॉस ब्लास्ट, इसकी चॉइस कैसे होती है। हम रेडियल ब्लास्ट को यहाँ पर बुक ने डिस्कस नहीं किया, अगर हम इन दोनों को पढ़ लें ना, एक्सियल को और क्रॉस ब्लास्टिंग को, तो हमें रेडियल भी समझ आ जाएगा। सही है। तो एक्सियल और क्रॉस ब्लास्टिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एक्सियल ब्लास्टिंग में इस तरह का पिक्चर होता है, सबसे पहले तो जो आपके सामने है, ठीक है, इसमें जो एयर है ना, एयर आके जो ये एयर रिजर्वायर जो है, ठीक है, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, दो डायग्राम है। इसमें आपके पास एयर रिजर्वायर है, एयर रिजर्वायर से मुराद है जो कंप्रेसर है आपका, और ये एयर वॉल्व है, ठीक है। ये एयर वॉल्व जो है ये यानी आप यूं कह लें कि ये आपके पास जो सेंसिंग इक्विपमेंट होता है, यानी रिले का, यानी रिले जो है वो ट्रिप सिग्नल देती है ना सर्किट ब्रेकर को, तो रिले से जो सिग्नल आएगा आपके पास वो इस एयर वॉल्व को रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये प्योरली आप यूं कह लें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल में ये चीज़ आ जाती है कि ये हमने कैसे बनाना है। इस पे उनकी यानी उनका कोर स्टडी जो है ना वो इस तरह की वॉल्स वगैरह बनाने पर होती है। ये जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, बाइक है या कार है, ट्रक, जो जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, इनका जो गवर्नर होता है या कार्बोरेटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके उसका वॉल्व बनाना, जेट बनाना, उसकी एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल
जाना चाहिए, एयर वॉल्व का ये डाया कितना होना चाहिए, एयर वॉल्व की टाइप्स हैं आगे, वो कौन सी टाइप हमें एयर वॉल्व की लगानी चाहिए, ठीक है, थ्रॉटल, और ये सारी जो स्टडी है ना ये सारी मैकेनिकल में आ जाती है। तो कंप्रेसर कंप्रेसर का पूरी स्टडी जो है आपकी, कंप्रेसर का साइज और ये सारा, ये सब जो है ना वो मैकेनिकल में आ जाता है। बहरहाल लेकिन हमारा यहाँ पर जो कंसर्न है वो ये है कि व्हेन अ रिले सिग्नल इज कमिंग टू द एयर वॉल, तो यहाँ से प्रेशराइज्ड एयर जो है वो जाके ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, अब हमारे ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट्स, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, देखो इसमें मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज द मूविंग कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हमने एक्सियल ब्लास्टिंग में लिया है वो क्या है, एक्सियली हम इसीलिए ब्लास्टिंग करवा रहे हैं एयर की, ताकि मूविंग कॉन्टैक्ट को एयर पीछे लेकर जाए। यानी ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ये बाकायदा से इस तरह से नहीं होगा कि हमने जो है वो मोटर लगाई हुई है या इस तरह से, यहाँ पर इसके साथ स्प्रिंग जरूर अटैच्ड है, मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ स्प्रिंग अटैच्ड होता है। तो लेकिन मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो एयर एयर पीछे मूव करवा रही है, जब एयर ही मूविंग कॉन्टैक्ट को पीछे मूव करवाएगी तो जो भी आर्क बनेगी वो एयर ले के साथ ही तो एग्जिट हो जाएगी, ये जैसे एग्जिट पॉइंट्स हमारे हैं, सही। सो एयर इज मूविंग द कॉन्टैक्ट अवे फ्रॉम द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, जो ही जैसी आर्क बनेगी वो एयर साथ ही लेके तो इसको आर्क को रिमूव कर देगी। तो ये इतना इफेक्टिव होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 5 मिली सेकेंड में, ओनली इन 5 मिली सेकेंड्स ये आर्क को रिमूव कर देता है, और कॉन्टेक्ट्स को ज्यादा भी दूर मूव करवाने की जरूरत नहीं होती और ना ही वो होते हैं, क्योंकि एयर का जो क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट है मैंने बताया ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। ये तो फिक्स कॉन्टैक्ट है ना, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये एक स्प्रिंग मैकेनिज्म के साथ अटैच्ड होता है, जो कि बाकायदा यानी ये वो स्प्रिंग होता है, मैं आपके साथ एक आधी इसकी वीडियो भी शेयर करूंगा। यानी जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये उसकी बात हो रही है कि मूविंग कॉन्टैक्ट को जो मूव करवाने का जो मैकेनिज्म है वो वाया स्प्रिंग होता है, ठीक है। और ये कोई आम स्प्रिंग नहीं होता, इस स्प्रिंग को बाकायदा से चार्ज किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग को चार्ज करना, चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग का मतलब ये होता है कि अब वो हमारे टर्म्स में या आसान अल्फाज में वो अब जो है वो आप यूँ कह लें कि टाइट हो गया, ठीक है, या यानी अब वो इस तरह इसको कह लें कि आप बाउंड हो गए। तो अनबाउंड वो कब होगा, जब यानी हम यूं कह लेंगे कि वो डिस्चार्ज हो, बिल्कुल जैसे कैपेसिटर होता है ना, या जैसे इंडक्टर होता है आपके पास, वो करंट सोर्स बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जब स्प्रिंग जो है वो इस तरह से हो जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये चार्ज हो गया। और जब वो खुल जाएगा ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग अब डिस्चार्ज हो गया, सही। और ये वाला जो मैकेनिज्म है चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का, ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं ये मोटर हैंडल करती है, ठीक है? बाकायदा हमने एक डीसी मोटर लगाई होती है जो कि इस स्प्रिंग को ऐसे चार्ज अप करती है, ठीक है। यानी उसको वो अगर हमने यानी चार्जिंग के तहत उसका क्लोजिंग मैकेनिज्म रखा हुआ है तो वो उसको चार्ज करके क्लोज करवा देगी। तो इस तरह से यानी ये मैकेनिज्म होता है। अभी फिलहाल जो एयर है वो उसको चार्ज कर रही है, यानी स्प्रिंग इज चार्ज्ड बाय द एयर, आप यूं कह लें। और फिर उसके बाद जो उसकी डिस्चार्जिंग है वो मोटर करवा देगी, या वो यानी मोटर उसको हैंडल करेगी, ठीक है। तो यानी ये इट डिपेंड्स कि हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के साथ ओपनिंग रखी है या क्लोजिंग रखी है, तो ये मुख्तलिफ सिनेरियो में वेरी करता है। तो ये मैकेनिज्म है, और ये उसने क्लोजिंग स्प्रिंग का यहाँ पर जिक्र भी किया है। मतलब मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये स्प्रिंग आम स्प्रिंग नहीं है, इस स्प्रिंग को बाकायदा चार्ज करना है तो मोटर करती है, और फिर वो डिस्चार्ज होता है तो भी हम ये देखते हो कि वो एक खास पॉइंट से दूर ना जाए, यानी कितना डिस्चार्ज हमने करवाना है, क्योंकि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग भी तो हम कंट्रोल कर लेते हैं ना। जैसे हमने अगर डीसी को रिपल के बगैर लेना तो हम उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को हम उसकी कंट्रोल कर लेते हैं कि ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो, अगर ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो रिपलिंग ज़्यादा आएगी,
और इसी तरह से हम इंडक्टर की बात है तो इसी तरह से जो डिस्चार्जिंग ऑफ स्प्रिंग है ना, तो वो भी हम मोटर के जरिए ना कंट्रोल कर लेते हैं उसको भी हम, यानी डिस्चार्जिंग ऑफ स्प्रिंग बिकम्स आल्सो अ लोड ऑफ द मोटर। सही। तो ये देखो कि ये जो सारी चीजें हैं वो किस कदर इंटरलिंक्ड हैं, यानी अगर आप सिर्फ सर्किट ब्रेकर की मैकेनिक्स में चले जाए ना, तो एक अलग ही सब्जेक्ट जो है ये बन जाता है बिल्कुल। तो ये जो सेपरेशन है ये इतनी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए आपको इसके सीरीज में एक आइसोलेटर लगाना पड़ता है, जो कि जैसे ही ब्रेकर अलहदा होता है और आर्क रिमूव हो जाती है, तो एक सर्टन टाइम के फौरी बाद, यानी आप यूं कह लें कि 7 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड में आर्क रिमूव हो जाती है, तो नेक्स्ट मिली सेकेंड 6.5 मिली सेकेंड में आपने मोटर, वो मोटर जो कि इस आइसोलेटर को ओपन करेगी, वो चल पड़ती है। और वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, जो स्विच यार्ड में वो जो रॉड्स थे, रॉड्स जब वो खुल रहे थे तो आर्क बन रही थी, ये वो वाला सीरीज आइसोलेटर है। ठीक है, ये स्विच यार्ड में लगा होता है बाहर फील्ड में, और जैसे ही सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन जो है वो आर्क रिमूवल होती है 5 मिली सेकेंड में, तो नेक्स्ट 1 मिली सेकेंड का वक्फा देके फॉर द सेफ्टी मार्जिन आपका जो आइसोलेटर होता है वो ओपन हो जाता है। इसका ओपनिंग इसीलिए जरूरी है, जो सीरीज आइसोलेटर है, कि जो नॉर्मल वोल्टेज है ना, वरना उस पे भी यहाँ पे आर्क बन, क्योंकि ये सेपरेशन बहुत छोटी है, यानी मेरा जो बताने का मकसद है वो ये है, मैं आपको यहाँ बोल के बताता हूँ। बताने का जो मकसद है वो ये है कि जो जो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है वो आपकी, तो ये वो इस तरह से शो कर रहे हैं, जो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है, दिस इज द मूविंग कॉन्टेक्ट एंड दिस इज द फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, और उसने इसको मेंशन किया है कि ये जो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है, इट इज 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी 1 पॉइंट, ये वाली जो सेपरेशन है इट इज ओनली 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आइसोलेटर नहीं रखते, इफ यू डोंट मेक एन आइसोलेटर हेयर, ठीक है, ये मूविंग पार्ट जो है अभी कह लो ये आइसोलेटर से कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पर आपका सर्किट जो है वो आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका सर्किट इन हो रहा था, और ये वोल्ट जो है, लेट से आप 132 केवी की बात कर रहे हैं, यू कैन सी द वोल्ट लेवल इज टू हाई। सो ये जो, अगर आप आइसोलेटर को कंसीडर नहीं कर रहे, अगर आप आइसोलेटर नहीं रखते, तो ये वाला जो वोल्ट लेवल है 132 केवी, वो इन दो कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस आ चुका है, जो कि बहुत ही थोड़े फासले पर पड़े। 1.75 सेंटीमीटर इज नथिंग फॉर 132 केवी। वो 132 केवी इधर आर्क बनाता रहेगा, बार बार आर्क बनाता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको आइसोलेटर से बिल्कुल इस सर्किट को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, वो जो रॉड्स मैंने आपको दिखाए थे, एक रॉड ऐसे होता है और दूसरा रॉड ऐसे फिर ओपन हो जाता है। ठीक है, ऐसे, और फिर इन दोनों में जो है वो आर्क बन रही थी, ये मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। तो आर्क क्यों बन रही थी, हालांकि हालांकि जो सर्किट ब्रेकर है उसमें तो जो आर्किंग मैकेनिज्म है वो खत्म हो चुका है, इसीलिए आर्क बन रही थी, क्योंकि जो आपका ये जैसे ही यहाँ पर आर्क रिमूव होती है ना, तो आपका 132 केवी वापस आ जाता है। ये बात नोट कर लें कि आर्क इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट। जब तक आर्क रहती है तब तक शॉर्ट सर्किट कंसीडर किया जाना चाहिए, और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट्स। जैसे ही आर्क रिमूव होती है, ठीक है, यानी जैसे ही ये सारा मैकेनिज्म जो है, ये सारा, ये 5 मिली सेकेंड्स में कवर हो जाता है। जैसे ही 5 मिली सेकेंड्स में ये चीज कवर होती है, यानी आर्क खत्म हो जाती है। 5 मिली सेकेंड में क्या होता है, ये जो आर्क है ये रिमूव हो जाती है, तो उसी वक्त ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन खत्म हो गई और ओपन सर्किट कंडीशन आ जाती है। दिस इंप्लाइज दैट ओपन ओपन सर्किट कंडीशन, अभी जो मैंने आपको बताई ओपन सर्किट, यानी इन दो कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस 132 केवी वापस आ जाता है, 132 केवी वापस आ जाता है। और इसीलिए आइसोलेटर जब ओपन होता है ना, तो आपको ये आर्क तब ऐसे दिखाई देती है कि जैसे जो है हमने ब्रेकर को ओपन ही नहीं किया, यानी गलती से आप इसको ही ब्रेकर समझ लेंगे। हालांकि ये सिंपल एक आइसोलेटर है जो बार स्विच यार्ड में उन्होंने लगाया हुआ। और ये वाली जो आर्क है, इसको मतलब ये वो वाली डेंजरस आर्क नहीं है कि फिर हम इसके लिए कंप्रेसर लगाकर इसको रिमूव करें, बस नेचुरल एयर में, इसीलिए इसको ओपन किया जाता है।
और बहुत ऊंचाई तक कुछ भी नहीं रखा जाता ताकि वो आर्क से जल ना जाए, क्योंकि आपने देखा था आर्क की हाइट कितनी ज्यादा थी, खुद ये पोल भी बहुत हाइट पर लगा होता है। लेट्स से अगर ये जो है 7 फीट पर लगा हो पोल, तो आर्क जो है वो कम अज कम जो है 7 फीट पर पोल लगा हुआ है, आर्क जो है वो कम से कम अगर 1.5 मीटर भी ऊपर जा रही थी, जो इससे ज्यादा ही होगा अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो, अगर आर्क का जो ऊपर हाइट है वो मजीद 1.5 मीटर हो, तो अंदाजा आप लगा सकते हो कि कितने फीट पर हाइट जा रही है, कितने फीट तक आर्क जा रही है। तो इतने फीट तक आप कुल मिलाकर कह लें 10 से 12 या 14 फीट तक कुछ भी ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं ओपन एयर होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन एयर, ताकि आर्किंग प्रोडक्ट्स जो है वो इधर उधर हो जाएं, रिमूव हो जाएं। और ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि पीछे से हमने सर्किट ब्रेकर से इसको ओपन किया हुआ है मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो आइसोलेटर में बन रहा है वो इसीलिए क्योंकि ये नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज वापस आ जाता है, नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज जो है ये यहाँ पर वापस आ जाता है 132 के। ठीक है, तो बहरहाल इसीलिए हमें ये सीरीज आइसोलेटर रखना पड़ता है, ये वो बता रहा है, ये बहुत अहम पॉइंट है। मगर इसके ऑपोजिटली अगर मैं बात करता हूँ क्रॉस ब्लास्ट ब्रेकर की, यानी ये अभी आपके सामने है जो क्रॉस ब्लास्ट ब्रेकर है, अगर हम क्रॉस ब्लास्ट ब्रेकर को देखें तो इसमें जो सेपरेशन होती है बिटवीन द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड द मूविंग कॉन्टैक्ट, वो इनफ होती है कि आपको सीरीज आइसोलेटर रखना नहीं पड़ता। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें जो है एयर जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट को पीछे नहीं लेकर जाती, बाकायदा मोटर होती है जो मूविंग कॉन्टैक्ट को पीछे लेकर जाती है। ठीक है, यानी पीछे तो हमने ये पढ़ा ना, यहाँ तो हमने ये देखा है जो एक्सियल ब्लास्ट था कि इसमें जो एयर है वो मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव पीछे करवा रही है, यानी जो लॉकिंग है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट की जो लॉकिंग है वो एयर एयर मैकेनिज्म जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, इसको ताकि आर्क जैसे ही बन रहे और साथ ही उसको लेकर रिमूव हो जाए। तो जो आपके पास क्रॉस ब्लास्टिंग है, ये एक और तरीका क्रॉस हमने अब यहाँ पर करवाया, ये इंतहाई इफेक्टिव बन जाता है, क्योंकि हम इसके साथ आर्किंग ट्यूब लगा देते हैं। ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ये वाला जहाँ मैं एरो के साथ मेंशन कर रहा हूँ एक एरिया, इसको हम आर्किंग ट्यूब कहते हैं। आर्किंग ट्यूब ये क्या होता है मैं भी आपको बता, लेकिन इसमें जो बताने की अहम बात है वो ये है कि इसमें हमें सीरीज आइसोलेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉन्टैक्ट सेपरेशन जो है वो इनफ होती है, जो कि दोबारा आर्क नहीं बनाएंगे। ये उसमें आखिरी लाइन में लिखा हुआ द फाइनल गैप फॉर इंटरप्शन इज ग्रेट इनफ टू गिव द नॉर्मल इंसुलेशन क्लियरेंस सो दैट अ सीरीज आइसोलेटिंग स्विच इज नॉट नेसेसरी। ये दोनों में मेन डिफरेंस। उसके अलावा यहाँ पर आर्किंग ट्यूब लगाया हुआ है जो कि ऊपर नहीं था यहाँ पे, जो कि एक्सियल ब्लास्टिंग में। तो यहाँ पे जो आर्किंग ट्यूब है वो क्या है ये बताया हुआ है। आर्किंग ट्यूब में दो चीजें होती हैं, एक बेफल्स होते हैं और एक आपके स्प्लिटर्स होते हैं। ठीक है, स्प्लिटर्स का मतलब यही होता है कि आपने आर्क को जहाँ ये सिर्फ दो कॉन्टेक्ट्स के दरमियान थी, अब आपने उनको 1 2 3 4 5 स्प्लिटर्स में डिवाइड कर दिया। सो आर्क डिवाइड एंड कॉन्कर वाली बात है, जब आर्क स्प्लिट हो जाएगी तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और वो जल्दी या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और जो है वो इफेक्टिवली रिमूव हो जाएगी इंतहाई कम टाइम। बेफलिंग जो होती है, बेफल से मुराद ये होता है कि आप जो है ना एक जालीदार जो है ना वो पैसेज बना दें, जिसमें से हवा जो है ना वो जब एयर गुजरे आर्क को लेके, मैं अभी आपको ये बोर्ड पे बताता हूँ, जब एयर जो है वो आर्क को लेकर गुजरे तो वो उस जो पैसेज है जो कि जाली वाला पैसेज है उसमें से वो ऊपर को फौरी निकल आए। ठीक है, यानी उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आखिर तक इंतजार ना करना पड़े। अभी मैं आपको ये बोर्ड पे बताता हूँ कि ये आर्किंग ट्यूब क्या है। ये बात हो रही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ही था ना, नहीं ये मैं पहले पूरा एरिया बना दूँ। ये वाला जो आपका सारा पोर्शन है ना, ये क्रॉस ब्लास्टिंग में हम इसको कह रहे हैं, ये आपके पास आर्किंग ट्यूब है। ट्यूब का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक पैसेज बना दिया, कोई एक खास यानी आपने यूं कह लें कि बाईपास किया है एक चीज को, एक खास पैसेज बनाया है। ट्यूब का मतलब ये होता है। सही है।
अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें यानी हमारे पास इस तरह से वो बता रहा है कि स्प्लिटर्स हैं और बैफल्स हैं, सही। तो ये जो है वो इस तरह से यानी साइड बाय साइड जो है वो ये चीज़ें इस तरह से लगी हुई हैं, इस तरह से, सही। तो जब आपका जो मूविंग कांटेक्ट है वो ये ये फिक्स कांटेक्ट है आप कह लें, और ये आपका मूविंग कांटेक्ट है, ठीक है, ये मूविंग कांटेक्ट है और ये आपका फिक्स कांटेक्ट है। और अब इसमें जो है वो आपकी आर्क बन रही है। जब एयर जो है वो यहाँ से आ रही है, जब एयर जो है वो यहाँ से अब आ रही है, याद रखें ये एयर है, तो एयर जैसे ही आर्क में से पास करती है ना, तो वो यूं समझ लें कि अब वो सारी की सारी हवा जो है ना वो आर्क वाली बन गई, या एक ही चीज के दो नाम बन गए। ये बात याद रखें, ये रिएक्शन ऐसे है कि एयर प्लस आर्क इज इक्वल टू आर्किंग एयर। ये बात यानी ये एयर बहुत ही खतरनाक है, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि इसके रास्ते में, इस आर्किंग एयर के रास्ते में कोई ऐसी चीज आनी चाहिए, या कोई ऐसा हमें कोई मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा इस आर्किंग एयर के, या तो वो फौरन रिलीज हो जाए कहीं, यानी बिल्कुल एक ओपन ओपन इसको हमें, यानी इस आर्किंग एयर, ये बिल्कुल आर्किंग एयर इज नथिंग बट एन आर्क, ये वो एयर है जिसने आर्क को अपने अंदर समाया हुआ है बिल्कुल। अब इसको हमें या तो बिल्कुल एक फौरी यानी फौरी ओपन एयर देनी चाहिए, फौरी, ठीक है, या हम जैसे हमने एक्सियल ब्लास्टिंग में देखा, या हमें फिर एक ट्यूब लगाना पड़ता है, ठीक है, या फिर हमें एक ट्यूब लगाना पड़ता है। इसके दो मैकेनिज्म, तो ओपन एयर फोरी जो है ये हमने एक्सीएल में देख लिया, एक्सीएल ब्लास्टिंग में, और जो च्यूट है ये अब हम यहाँ पर क्रॉस ब्लास्टिंग में देख रहे हैं, समझ आई। तो अब ये होता है कि ये सारे स्प्लिटर्स हैं, ये सब स्प्लिटर्स बन जाते हैं। स्प्लिटर इज नथिंग बट के यहाँ से जब एयर आएगी ना और वो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, ऊपर को जा रही, जहां जहां टच होगी, ये बात याद रखें, ठीक है, जहां जहां ये आर्किंग एयर जो है ये टच हो जाएगी, आप समझ लें कि वहां पे आर्किंग प्रोडक्ट लग गया है और वहां आर्क बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि वहां पे आर्किंग प्रोडक्ट स्टक हो गया है और अब वहां आर्क बन रही है। आर्किंग प्रोडक्ट स्टक हो गया और वहां पे आर्क बन रही है। तो ये वाली एयर अब इस सारे चूत में फैल चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं यूं कह रहा हूं कि आर्क अब डिवाइड हो गई है, पहले यहाँ पर थी इन दो कॉन्टेक्ट्स के दरमियान, अब ये एक, इसको आप एक मान लें, ये दो, ये तीन, ये इस तरह से, ठीक है, यानी ये अब इनमें डिवाइड हो चुकी है, जितना भी ये बनते हैं इस सब में डिवाइड हो, तो डिवाइड होके उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो जल्दी रिमूव हो जाएगी। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि मैंने बताया कि अब हमने उसको रिलीज करना है, रिलीज। अब देखो, इसकी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेंथ है, ठीक है। तो अगर मैं इस पैसेज को क्लोज बनाता हूँ, यानी अगर मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, अगर आपके पास एक ऐसा पैसेज है, ये वाला, ये क्लोज पैसेज है, ठीक है, ये होता क्या है, ये आप यूँ कह लें, ये आर्किंग ट्यूब जो है, ये एक आप कह सकते हो कि ये एक मेटेलिक फ्रेम है, तो इसकी एक सर्टन लेंथ है। अगर एक डिजाइनर हमें यूं बना कर देता है, लेट से अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, तो अब यहाँ से आर्किंग एयर आ रही है, यानी आर्किंग एयर जो है वो यहाँ से आ रही है और यहाँ से रिलीज हो रही है। तो ये 2 सेंटीमीटर तक के, 2 सेंटीमीटर का तक का जो वाया है ना, वो सारा अब आर्किंग प्रोडक्ट से भाग चुका है, ठीक है, ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए। तो इस मकसद के लिए कि ये सारा अब आर्किंग प्रोडक्ट से भर चुका है, हम यूं करते हैं कि हम इसको जालीदार बना लेते हैं, बस इसी का नाम बैफल है, सही। हम इसको ऐसे क्लोज नहीं रहने देते, ठीक है, हम बल्कि इसको इस तरह का बना लेते हैं, इस तरह का, ताकि आर्किंग प्रोडक्ट अंदर स्टक ना हो, सही। तो हम इसको ऐसे जाली वाला बना लेते हैं, ये जाली में बना, ये इस तरह, ठीक, ताकि अब यहाँ पे एयर आएगी और वो यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है, उसके पास फौरी रिलीजिंग
जो है वो एक वाया आ गया। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो एयर होती है ये बहुत हॉट होती है, क्योंकि ये आर्किंग एयर है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं उसको फौरी एक रिलीज होने का पॉइंट दे रहा हूँ ना, तो वो चूंकि गर्म है, गर्म हवा ऊपर को उठती है, तो फौरन ऊपर को चली जाएगी, निकल जाएगी। और हमारा यहाँ पे जो है यानी जो हमारा यहाँ पर आर्किंग प्रोडक्ट्स हैं ना, वो स्टक नहीं होंगे। ठीक है, और ये इसको हम बैफल कहते हैं। तो इसका जो पार्ट है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बैफल का, तो इसलिए हम इसको बनाते हैं। ये उसने वहां पर जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ। सर ये ठीक है, बैफल वाला रिपीट करिएगा। बैफल जो है ना वो एक सिर्फ एक मतलब जो है, आप यूं कह लें कि जैसे मैंने बताया कि एक ये एक जाली आप कंसिडर कर सकते हैं। यानी एक एक वो पोर्शन, एक वो हिस्सा है, यानी अगर बैफल की मैं ऑपोजिट बात करूं, कि एक वो हिस्सा है जो कि आपने क्लोज रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से एयर आ रही है और यहाँ से रिलीज हो रही है। और एक वो डिज़ाइन है कि जिसमें आपने इसको जो है यानी कि इस सारे 2 सेंटीमीटर के पोर्शन को आपने ओपन कर दिया है वाया जो है प्रोवाइडिंग सम जो है ओपन पाथ। ठीक है, यानी आपने इसको एक ट्रे की शक्ल दे दी है जिसमें होल्स होते हैं। ठीक है, ये ट्रे है, इसमें वो आपने देखा है ना, वो जो ट्रेंचेस होती हैं जिसमें केबल्स रखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे होल्स होते हैं ऐसे, क्यों ऐसे ही है ना। वो होल्स का मकसद ये होता है कि यहाँ से अगर यहाँ पर आपने केबल्स को डाला हुआ है ऐसे, ये जो आपने देखा होगा यहाँ यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने ट्रेंचेस के ऊपर डाटा केबल्स को डाला होता है, उसका मकसद ये होता है कि नीचे से हवा जो है ना उनको ठंडा रखे, केबल्स गर्म ना हो। तो यही यही बैफल है। बैफल हम इसी को ही कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो so this is about the axial blast and cross blast. तो एयर ब्लास्ट ब्रेकर जो है ये यहाँ तक ही है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो उसने यहाँ पर ऊपर पहले ही बता दी है कि मेजॉरिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स फॉर वोल्टेजेस बियॉन्ड 110 केवी आर ऑफ दिस टाइप के। 110 केवी आप अगर हम यहाँ पे बात करें तो 132 केवी से ये ब्रेकर आप यानी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका मैंने बताया कि स्विच यार्ड का एरिया भी होना चाहिए जहाँ पे आपने फिर आर्किंग को भी मैनेज करना है, जो कि एक बहुत बड़ा उसका हाइट ले लेती है। तो डिपेंडिंग कि आपके अगर आपके पास ये वाला जो ब्रेकर है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन की है, बात फिर से बता रहा हूँ। ये ब्रेकर वहां पर लगता है जहां पर आपके पास स्विच यार्ड में एरिया जरा बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो सीरीज आइसोलेटर है ना, उसको एक खास स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक्सियल ब्लास्ट में, हाँ अगर आप क्रॉस ब्लास्ट लगा रहे हैं तो फिर आपको ब्रेकर में आर्किंग ट्यूब चाहिए होगा, यानी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। एयर ब्लास्ट ब्रेकर का नॉइजी ऑपरेशन होता है, साइज इसका बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा, एक तो हमारा वोल्टेज लेवल जब इतना होता है ना 132 केवी, तो उस वाले ग्रिड का साइज बड़ा ही होता है, क्योंकि वो एक तरह का नेशनल ग्रिड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो वोट लेवल है वो यही रखा गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, यानी SF6 ब्रेकर। ये खास एक कंपाउंड है जो हमने बनाया है, या एक गैस है जो कि केमिकली जब तैयार की गई है, तो ये देखा गया कि इसका जो कोवेलेंट स्ट्रक्चर है वो इंतहाई जो है ना स्टेबल है। कितना स्टेबल है कि हम इसको इवन आर्क जैसे टेम्परेचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर है SF6 का। और ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंतहाई हाई टेम्परेचर्स पे भी देखी गई। ये थर्ड एक्सिस है जहाँ पे इसका क्लोरीन इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, हाईली स्टेबल। तो जब ये देखा गया कि ये हाईली स्टेबल है, एक तो ये बात, सबसे पहली बात इसकी ये है, हाईली स्टेबल एट एक्स।
एक सेकंड मैं ये लगा लूँ चार। जी, तो एक तो इसमें ये देखा गया कि ये इट इज़ हाईली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा जिसके लिए इसको हमने यूज़ किया वो ये है कि ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव नेचर है उसके लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये यानी ये है कि हमारे पास आर्क में चूंकि, या जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, आर्किंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम आर्क देखते हैं कि हमारे पास बनती है तो हमें तो ऐसी ही चीज़ की ज़रूरत थी कि एक तो जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल हो, ठीक है, और दूसरा ये कि जो हमारे जो आर्किंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मेनली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, फिर अभी जैसे मैंने बताया वो उसको बिल्कुल सक कर ले एक तरह से, यानी इसको इस इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और आर्क में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल जो है वो यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर उसके बाद वो वाली जो गैस जिसने अब इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया है उसको फिर हम आउट कर देते हैं ब्रेकर से, तो हमारा जो आर्क होती है वो इंतहाई इफेक्टिवली रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका यानी ये इसका, अच्छा फिर ये है कि इसका जो साइज़ है, साइज इसका बहुत ही कॉम्पैक्ट है, यानी इंतहाई हाई वोल्ट पर जो इसका साइज है वो बहुत ही हालांकि गैस है लेकिन साइज जो है वो इसका कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और फिर इसका जो है वो नॉइजलेस ऑपरेशन है एज कंपेयर टू द एयर ब्लास्ट ब्रेकर, ठीक है। इसका नॉइजलेस ऑपरेशन है, इस यानी इसके ऑपरेशन में ऐसे वो अ, कोई थ्रोटल ने ओपन नहीं होना इस तरह से कि जैसे कंप्रेसर का वो ओपन होता है, इसमें भी कंप्रेसर है नो डाउट, वो भी आपको पता भी चल जाएगा, मगर इसका एज कंपेयर टू द एयर ब्लास्ट ब्रेकर इसका जो ऑपरेशन है वो इंतहाई नॉइजलेस है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, खास तौर पर इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है ना वो इंडस्ट्री को बहुत ही पसंद आया, और इसमें तो अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि इसको एयर ब्लास्ट ब्रेकर की जगह पर प्रेफर किया जाता है, यानी जो आपके 220 केवी के जो ग्रिड्स हैं वहाँ पर SF6 को आप देखोगे कि उन्होंने लगाया होगा एज कम्पेयर टू द एयर ब्लास्ट, नहीं वरना वो एयर ब्लास्ट लगाते तो उन्होंने SF6 को प्रेफर किया, ठीक है। इसी तरह से 132 केवी पे भी वो SF6 को प्रेफर कर लेते हैं। इसका सिर्फ खर्चा है थोड़ा सा रिकंडीशनिंग का, क्योंकि ये थोड़ी सी तरह इस वाले से ज़रा थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन चूंकि बार बार तो फॉल्ट नहीं आते तो इसलिए इसकी रिकंडीशनिंग को इतना ज़्यादा क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इसकी जो रिकंडीशनिंग है ना वो जो भी बहरहाल कॉस्टली डिसएडवांटेज एक बनता है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल एक समरी अब हम देखते हैं कि उसने में इसको किस तरीके से बताया होगा। इसकी मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर करूंगा अभी, जैसे ये फील्ड में लगा हुआ है। अच्छा, वो कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो वो कहता है कि जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, दे ओपन इन, यानी जो अगर हम उसकी वर्किंग देखें, वर्किंग इसने प्रॉपरली यहाँ पर बताई हुई है कि इनिशियली जो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो लो प्रेशर पे हम रखते हैं, यानी वो भी गैस में ही होते हैं, मगर वहाँ पर जो गैस का प्रेशर होता है वो 2.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है,
और एक रेजर्वायर होता है, जैसे यहाँ पर ये रेजर्वायर लगा, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है एंड दिस इज द मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये मूविंग मेंबर है, बल्कि हमने इंसुलेटेड रॉड्स लगाई होती हैं फॉर ऑपरेटिंग द मूविंग मेंबर। ये इंसुलेटेड रॉड्स से मुराद ये होता है, इसको आप सिंपली कंसीडर कर लो जैक इन एंड जैक आउट। जैसे आपने अगर कार को ठीक करना हो या किसी भी चीज़ हैवी चीज़ को मूव करना हो या एक्यूरेटली आपने मूव करना हो और आप एक डिस्टेंस पर रह के उसको मूव करवाना चाहते हैं, तो आप वो जैसे जैक लगा लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमने इंसुलेटिंग रॉड लगाई हुई है और इसको हम जो है वो ऐसे यानी रोटेट करते हैं, तो मूविंग मेंबर जो है वो आगे और पीछे रोटेट करता है, ठीक है। इसको आपने अगर कोई टेस्टिंग करनी है तो रोटेट करके बाहर ले आएंगे, कॉन्टैक्ट अलग हो जाएगा। अगर आपने इसको मूव करना है अंदर, अब पावर इन करना है तो मूव अंदर करके लॉक कर देंगे और वो पूरा मैकेनिज्म जो है वो यानी इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मूविंग मेंबर। तो इसका बाकायदा से उसने बताया कि इंसुलेटेड रॉड्स होती हैं जिसके जरिए आप इसको, ये एडिशनल है, वरना जो मूविंग मेंबर है जाहिर बात है उसको मोटर पीछे मूव करवाएगी। यानी अगर आप मैनुअली इसको मूव करना चाहते हो फॉर मेंटेनेंस तो मोटर के जरिए तो नहीं हम ओपन करवाएंगे। और जो मोटर की मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक है। इंसुलेटेड रॉड्स फॉर ऑपरेटिंग द मूविंग मेंबर, ये मैनुअल ऑपरेशन। ये गैस का आउटलेट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से जो रेजरवायर है, ये रेजरवायर का आधा हिस्सा उसने यहाँ पर दिखाया है और आधा हिस्सा जो है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो है, ये जो उसने ऐसे ही स्टैंड है या मतलब आप यूँ कह लो कि एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट है सिर्फ रेजरवायर के साथ। तो यहाँ पर जो प्रेशर है मूविंग और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के दरमियान, वो उसने बताया कि 2.6 समथिंग है और जो रेजरवायर में प्रेशर होता है वो 14 होता है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि, अच्छा, इसको हमने इनिशियली 2.6 वाले प्रेशर में इसलिए रखा है ताकि जब मोटर मूविंग मेंबर को पीछे मूव करवाएगी और आर्क बनेगी तो गैस फौरी उस आर्क के इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच कर ले। और फिर पीछे से जो ब्लास्टिंग इफेक्ट है, जो हाई प्रेशर इफेक्ट है वो अलहदा है। वो ब्लास्टिंग इफेक्ट जो है ना वो कूलिंग पैदा करता है, तो आर्क जो है वो कूल करने के लिए और मजीद वो जो अब आर्क वाली गैस हो गई है उसको मूव अवे करने के लिए पीछे से हाई प्रेशर के साथ आप गैस को मूव करवाते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये दो प्रेशर्स पे हम चीज़ों को रखते हैं। इनिशियली जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो 2.8 वाले प्रेशर में डिप होते हैं, यानी इस प्रेशर में पड़े होते हैं गैस के। और पीछे का जो प्रेशर है वो ब्लास्टिंग और कूलिंग इफेक्ट के लिए होता है। ब्लास्ट हम इसलिए देते हैं ताकि अब जो गैस आपकी आर्क वाली बन चुकी है वो उसको लेकर तो रिमूव हो जाए और कूलिंग पैदा करे। तो ये पीछे का रिजर्वायर जो है वो काम करता है, ठीक है। और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इतना जल्दी बिल्डअप होता है कि आर्क जो है वो इंतहाई कम टाइम में रिमूव हो जाती है। यानी इसका जो आप कह लें कि जो टाइम है वो 50 मिली सेकेंड भी होता है, डिपेंड करता है कि किस वोल्ट लेवल पर लगा हुआ है और क्या है। 80 मिली सेकेंड, यानी आप इसको कम से कम टाइम में इसकी एडजस्टमेंट होती है फिर यानी कि हमने क्या टाइम लेना है ऑपरेशन का, उस एडजस्टमेंट में हम इसको यानी एक सर्टन टाइम में हम कह सकते हैं कि आर्क रिमूव होगी। आपको याद होगा जब हमने ऑयल ब्रेकर पढ़ा था उसमें कोई सर्टन टाइम नहीं होता जब तक क्योंकि उसमें जो ऑयल होता है उसका पहले गैस बनती है, उस गैस का प्रेशर बनता है। वो प्रेशर जो है ये देख लें, यहाँ पर जो प्रेशर हमने क्रिएट किया और यहाँ से मूव, वो प्रेशर ऑयल जब गैस में कन्वर्ट होगा तो बनेगा। तो इसलिए वहाँ आर्क रिमूवल का टाइम या फॉल्ट क्लियरेंस का टाइम जो होता है वो सर्टन नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर ऑयल के अलावा एयर में SF6 में आगे वैक्यूम पड़ेंगे उसमें ये सर्टन टाइम होते हैं जिसमें आपकी जो आर्क है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये इसका ऑपरेशन है और जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो भी मैंने आपको बता दी है। इसके जो कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, वो कहता है जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये दोनों हॉलो रखे जाते हैं, हॉलो। उसका मकसद यही होता है कि उन कॉन्टैक्ट्स के अंदर से भी गैस जो है वो निकल कर तो बाहर चली जाए, ठीक है। मैंने बताया कि अगर आप चीज़ को बंद रखेंगे ना तो उसके अंदर या उसके ऊपर आर्किंग प्रोडक्ट स्टक हो जाते हैं।
अगर आप चीज को हॉलो रखेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बैफल का बताया था, तो वहां से वो जो आर्किंग प्रोडक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टक नहीं होते और वो निकल जाते हैं। और कॉन्टेक्ट जो होता है वो तो होता ही मेटालिक है, यानी फिक्स और मूवेबल कॉन्टेक्ट जो होता है ब्रेकर का वो तो मेटालिक होता है। तो उसको हॉलो इसीलिए रखा जाता है ताकि उसमें आर्किंग प्रोडक्ट स्टक ना हो जाए। सही, यानी ये वाला जो मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये देखो, ये जो उसने हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये हॉलो है। यहाँ से गैस इधर आ जाएगी, यहाँ से भी गैस जो है वो ये आउटलेट में से बाहर चली जाएगी, उन्होंने गैस का आउटलेट बनाया हुआ। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो है और ये वाला जो है ये भी हॉलो है। ठीक है, तो हमने हॉलो जो है वो इसीलिए बनाया होता है ताकि आपके जो आर्किंग प्रोडक्ट है वो स्टक ना हो। ये आर्किंग हॉर्न है जो उसने बनाया हुआ है। ये आर्किंग हॉर्न इसलिए बनाया हुआ है कि यहाँ पर तो आपने गैस का आउटलेट बना लिया है मूविंग मेंबर में, और जो फिक्स कांटेक्ट है उसमें आपने आर्किंग हॉर्न बनाया। आर्किंग हॉर्न जो होता है ये एक बायपास होता है आर्क का, या इसको आप एक तरह का आर्क जो है यूं कह लें कि एक और ब्रेक कह सकते हैं आर्क के लिए। ये मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई थी ना, उसकी पिक्चर दिखाई थी ट्रांसफार्मर की। तो उसमें मैंने आपको ये आर्किंग हॉर्न बताया था कि ये क्या होता है। यानी आर्किंग हॉर्न का मकसद ये होता है कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स है ना, वो ज्यादा आर्किंग के अंडर ना आए, बल्कि इसके ऊपर आर्क आए। यानी आर्किंग हॉर्न का पर्पस ये होता है कि अगर आर्क बने तो इसके ऊपर ज्यादा बने। देखें, मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है वो मेनली हॉलो है, आपने रखा है, और यहाँ पर गैस का आउटलेट भी है। लेकिन फिक्स कॉन्टैक्ट जो है, चूंकि वो फिक्स्ड मेंबर है कॉन्टैक्ट का, लिहाजा वो इस तरह से तो हॉलो नहीं है, मगर उसमें आपने आर्किंग हॉर्न रख दिया। ठीक है, ताकि आपके कॉन्टेक्ट्स पे ही आर्क ना रहे, बल्कि आर्किंग हॉर्न के ऊपर आ जाए। इसको आप स्प्लिटर नहीं कह सकते। आर्किंग हॉर्न जो होता है ये इसका मकसद जो होता है ना, वो मेन चीज को बचाना होता है। यानी इस वक्त ये कॉन्टेक्स्ट को बचा रहा है और अपने ऊपर आर्क ले रहा है। आर्किंग हॉर्न नाम ही उसका इसलिए हमने रखा होता है। ठीक है, तो ये वो बता रहा है कि एक तो हॉलो रखते हैं हम कॉन्टेक्स्ट को, ये बात है। और वो कहता है कि जो टिप्स ऑफ द फिक्स कॉन्टैक्ट हैं और आर्किंग हॉर्न जो है, दे आर कोटेड विद कॉपर टंगस्टन आर्क रेजिस्टेंट मटेरियल। ठीक है, कि कॉपर टंगस्टन की कोटिंग की जाती है ताकि वो यानी वो एक आर्क रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस उसकी आर्क के लिए ज्यादा होती है कॉपर टंगस्टन की। यानी ये केमिकली देखा गया है, तो इसलिए उसको हम कॉपर टंगस्टन से कोट कर देते हैं जो अपने हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। सही, तो ये दो चीज़ें हैं जो मेनली इसकी कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं। बाकी जो इसकी वर्किंग है वो मैंने आपको बता दी है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो देखने से पहले मैं आपको इसका जो मैंने कहा था, जैसे मेरे पास मैंने इसकी जो पिक्चर है वो कुछ, यानी अगर आप फील्ड में जाते हो तो आपको ये कैसे नजर आएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये है, आपके सामने आ रहा होगा। सो दिस इज अ डेड टैंक SF6 ब्रेकर। मैं अभी आपको इसमें हाईलाइट करके बताता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। तो ये ना डेड टैंक है। डेड टैंक से मुराद ये है कि इसको अगर आप हाथ लगा लेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। यानी इसकी बॉडी जो है वो टोटली इंसुलेटेड है। और सबसे अहम बात यह है कि जो देखो, इसका ग्राउंड से जो लेवल है वो कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप कह लें तो 0.5 मीटर से कम है, जो कि हमने जिसके ऊपर हमने इसको रखा हुआ है। जब भी ग्राउंड से कम हाइट पर किसी भी चीज को रखा जाता है ना, ये वाली जो ग्राउंड से हाइट है ये कम है। जब भी कम हाइट पर किसी भी हाई वोल्टेज वाली चीज को हम रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो इंसुलेटेड है, इसलिए हमें उसका खतरा नहीं है कि ये एक कैपेसिटेंस। मगर अगर कोई चीज लाइव होती है, जैसे ऊपर वायर्स जो हैं दे आर लाइव, मगर उनका अर्थ के साथ एक अच्छा खासा डिस्टेंस बन रहा है। आप ये देखो, ठीक है, यहाँ तक लाइव वायर है, यहाँ तक, ये जहाँ मैंने भी मेंशन किया ये लाइव वायर, ये वाला, इसका अर्थ के साथ एक अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस या हाइट बन रहा है। ठीक है, तो लाइव पार्ट को अर्थ के साथ एक बहुत क्लियर डिस्टेंस और हाइट पर रखा जाता है ताकि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो कम से कम बने और चार्ज हो।
ठीक है, वरना ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटेंस बन जाएगी कि वो ब्रेक भी हो जाएगी और फिर फॉल्ट भी आ जाएगा, समझे। तो ये इसलिए एक हाइट पर, उसके बाद तो ये बुशिंग्स हैं, ये वाली जो है, ये लाइव कंडक्टर की बुशिंग्स हैं जो यहाँ तक, क्योंकि लाइव कंडक्टर को आप डायरेक्ट, मैंने बताया, नीचे तक नहीं ला सकते, उसको एक हाइट तक रखा जाता है। और फिर ब्रेकर की बॉडी में जो लाइव पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह एंटर होगा जैसे ट्रांसफार्मर में एंटर होता है, वाया बुशिंग्स। ठीक है, तो ये जो बुशिंग्स हैं वो लाइव पार्ट को ब्रेकर की बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये बात होगी। फिर उसमें एक ये बात है जो अहम है, वो ये है कि एक साइड से सर्किट इन हो रहा है और दूसरी साइड से आउट हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये इन हो रहा है और यहाँ पर ये आउट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इन हो रहा है, ये हर फेज का उसने अलग अलग दिखाया, इन हो रहा है और ये आउट हो रहा है। इसी तरह से इसका भी है इन, और ये इसका पीछे वो रह गया। अच्छा हाँ, इसका ये आउट था, ठीक है, ये इन और ये, ठीक है, ये तीनों फेज हो गए हमारे, इन आउट, इसका ये इन, ये आउट है। अच्छा हाँ, इसका यही इन और आउट, ठीक, इस तरह से। अब वो 6 एरो बन गए और तीनों फेज आ गए, यानी ये आपका रेड फेज है, आप यूँ कह लें, ये आपका येलो है और ये आपका ब्लू है। इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये एक उन्होंने रेलिंग बनाई या इस तरह से टी आयरन की, और उसके ऊपर उन्होंने ये लगाया। अब वो वाला कंपार्टमेंट जो है जिसमें ऑलरेडी वो 2.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर में पड़ा होता है, वो ये वाला 2.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो प्रेशर है, वो ये वाला, ये जो कंपार्टमेंट है आपका, ये वाला। ठीक है, इसमें वो इतने प्रेशर पे जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो मेन जो रेजर्वायर है ना, वो आपने यहाँ पर नीचे जो है वो लगाया होता है, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, मेन रेजर्वायर आपने तीनों का नीचे लगाया होता है। ये जो आपको डिब्बा सा एक साथ में नजर आ रहा है, ये वाला, ये कंट्रोल बॉक्स होता है, ये आपके, यानी ये इसमें डीसी पोर्शन होता है, यानी इसमें डीसी सप्लाई होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मोटर होती है जो कि मूविंग कॉन्टैक्ट को पीछे मूव करवाएगी, और एक ही मोटर हो, यानी सेम टाइम में हमने तीनों फेजेस के कॉन्टैक्ट्स को मूव करवाना है। अब ये देखो, वरना अनबैलेंसिंग क्रिएट हो जाती है। तो इसमें जो है ना वो आपकी कंट्रोल सर्किटरी होती है, जिसका टाइम आप एडजस्ट करते हो, और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो इसमें आपके पास इस बॉक्स में अवेलेबल होती है। ये आप खोलते हैं और इस पर आप काम करते हैं। अगर आप अक्सर फील्ड में जाएंगे ट्रिप पे या कहीं भी, तो वो ये बॉक्स ओपन करके दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें डीसी सप्लाई आ रही होती है, जो मोटर की सप्लाई होती है, यानी यू आर ऑन द वेरी सेफ साइड, क्योंकि लाइव पार्ट तो बिल्कुल अलग आपने इस कंपार्टमेंट में रख दिया है, ये वाला जो है, और नीचे रेजरवायर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका कंट्रोल एक कॉलम या बॉक्स बनाया होता है जहाँ इंजीनियर आके चीज़ें नोट करता रहता है, और इधर ही गैस का, यानी इसमें गैस का प्रेशर आ रहा होता है, और सारी चीज़ें इसमें आप मॉनिटर कर सकते हैं कि गैस का प्रेशर, और इंजीनियर जो है SF6 ब्रेकर के लिए टाइम टू टाइम आके वो गैस का जो प्रेशर है वो नोट करता रहता है। सही, तो ये एक जो है वो डायग्राम है, यानी इसकी पिक्चर है। और इसी तरह से ये, अच्छा ये मैं आपको बता रहा था, ये इसको हम बोलते हैं डेड टैंक। डेड टैंक का मतलब ये होता है कि इसमें जो ब्रेकर की बॉडी है ना वो टोटली इंसुलेटेड बॉडी है, पोर्सिलेन की बनी हुई है, और टोटली इंसुलेटेड बॉडी है, इसमें यानी आपको कोई खतरा नहीं है। तो ये जो एक पिक्चर मैंने ली है बहुत छोटी थी, ये पिक्चर, ठीक है, ये एबीबी का ब्रेकर है। एबीबी एक बहुत मशहूर कंपनी है। जब आपका वोल्ट लेवल बहुत हाई हो जाता है ना, तो आपको एक फेज से दूसरे फेज की क्लियर सेपरेशन करनी पड़ती है। तो वो जो ब्रेकर अभी मैंने पीछे आपको दिखाया, उसमें वोल्ट लेवल जो है वो इतना नहीं है, इसीलिए वहां पे आपने एक ही स्टैंड के ऊपर तीनों को मैनेज कर लिया। ठीक है, और दूसरा वो डेड टैंक भी है इसमें। ये वाला जो ब्रेकर है इसको हम बोलते हैं लाइव ब्रेकर। ये लाइव ब्रेकर है, यानी इसमें आप कभी भी ब्रेकर की बॉडी को एक तो लो हाइट पे नहीं देख रहे आप, और दूसरा आप इसको हाथ वगैरह नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक फेज आ रहा है, ये आपका रेड फेज है, ये इसका आउट है आप कह लें। ठीक है, यहाँ से जो है वो इन हो रहा है, ये इन है, ये आउट है।
ठीक है। इसी तरह ये इन है और ये आउट है। तो ये अलग अलग आपके फेजेस पड़े हैं। आप कह लें ये आर है, ये वाई है और ये बी है, आर वाई बी। और आप देखो कि ये ज़मीन से कितनी हाइट है, समझ आ रही है? तो ये तकरीबन 8 से 9 या 10 फुट की हाइट होगी, या तकरीबन 7 से 8 फुट तो होगी लाजमी। तो इतनी हाइट पर रखा, डिपेंड के इसका वोल्टेज क्या है। ये जो आपको टायर सा नजर आ रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोरोना रिंग। ये वाला जो टायर है, ये वाला और ये वाला, ये एक ये कोरोना रिंग होता है। और ये इस इंसुलेटर की बॉडी को, जो पोर्सलेन का इंसुलेटर है, इसको बचाने के लिए होता है कि अगर सर्ज आए और सर्ज की वजह से इस लाइव पार्ट और इसके दरमियान आर्क बन जाए, कोरोना रिंग के दरमियान और इसके दरमियान आर्क बन जाए, मगर ये आपका पोर्सिलेन इंसुलेटर ना खराब हो। ठीक है, इस पोर्सिलेन इंसुलेटर को बचाने के लिए कोरोना रिंग आपने यहाँ पर लगाया होता है। और या अगर पार्शियल डिस्चार्ज भी होना है तो वो इस इन दोनों के क्रॉस होगा। ये हाई वोल्टेज का सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये टायर जो है वो क्या है। ठीक है, और इसकी बहुत अहमियत होती है। अच्छा, फिर ये लाइव हो गया। अच्छा, अब इसमें जो सर्किट इंटरप्टर चैम्बर है वो ये ऊपर है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका जो सर्किट है वो इंटरप्ट होगा। ठीक है, ये सर्किट इंटरप्टर है यहाँ पे। सही है। और इधर ही आपने जो गैस का जो प्रेशर है वो मैनेज किया हुआ है इस बुशिंग में, तभी आप ये बुशिंग को जरा हैवी सा देख रहे हो, मोटा सा थोड़ा सा है ये वाला। ठीक है, इसमें आपने इस प्रेशर को मैनेज किया और नीचे से आप रेजर्वायर जो है वो यहाँ पर आपने रखा हुआ है, जो है मे बी यहाँ पर उन्होंने इसको मैनेज किया हो। ठीक है, ये तो है आपका जो कंट्रोल बॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखो, ये इसके छोटे से लीवर आपको नजर आ रहा है और ये मुख्तलिफ और भी हैं। तो ये इंजीनियर इसको इजीली ओपन कर सकता है और टाइमिंग्स और सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, प्रेशर को मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, और जो रेजर्वायर है वो आपका यहाँ पीछे पड़ा है। तो ये है आपका लाइव ब्रेकर, ये एबीबी का ब्रेकर है। ये इसने डायग्राम बहुत अच्छी खींची हुई है। तो ये मैंने कहा मैं आपको जो है वो दिखाऊँ। तो दिस इज द SF6 ब्रेकर, जो कि इस तरह से उन्होंने फील्ड में इसको मैनेज किया। ये लाइव और डेड ब्रेकर्स का और भी एक पार्ट होता है जो कि हम प्रोटेक्शन में पढ़ते हैं। अगर आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम इसको सिटीज की एडजस्टमेंट के लिहाज से फिर देखते हैं। क्योंकि अब आप ये देखो ना, ये स्विच यार्ड है और ये एक अच्छी खासी जगह है, एक बहुत बड़ी जगह है जिसमें इंतहाई सेपरेशन के साथ चीज़ों को बहुत क्लियर सेपरेशन के साथ मैनेज किया हुआ है उन्होंने। तो ये वो मैं बात कर रहा होता हूँ कि जो आपके पास स्विच यार्ड में जगह है वो कितनी है और कौन सा ऑपरेशन लेना है। अब यहाँ पर कहीं कोई आइसोलेटर नजर नहीं आ रहा जिसमें आर्क बननी है या इस तरह। आर्क इधर भी बनेगी, इसमें भी आइसोलेटर होता है, मगर वो और तरह की चीज़ है। ठीक है, वो ओपनिंग क्लोजिंग में नॉर्मल छोटी छोटी आर्क्स बनती रहती हैं, मगर वो नहीं जो कि एयर ब्लास्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी, जो क्लियर सीरीज आइसोलेटर में बनती है आर्क। ठीक है, तो दिस इज द फील्ड डायग्राम। अच्छा, इसके जो एडवांटेजेस है ना वो काफी ज्यादा हैं कि ड्यू टू द सुपीरियर आर्क पेंचिंग प्रॉपर्टी ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर्स हैव वेरी शॉर्ट आर्किंग टाइम। ये तो हमने देख लिया। सिंस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6 इज 2 to 3 टाइम्स दैट ऑफ एयर, एयर की जो इंसुलेशन है उससे इसका जो इंसुलेशन लेवल है वो 2 to 3 टाइम्स है। सो दे कैन इंटरप्ट मच लार्जर करंट्स। दैट्स व्हाई आपने देखा है कि वो कितने हाई वोल्ट पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको बहुत ज्यादा जो है ना यूज में बना देता है। ठीक है, तो पहले एयर ब्लास्ट, लेकिन ये होता है कि जहाँ एयर ब्लास्ट पहले लग चुके हैं ना, फिर वो SF6 से रिप्लेस करें ना तो एक अच्छा खासा खर्चा आता है। तो लेकिन अब जो नए ग्रिड्स लग रहे हैं वो इसी को ही प्रेफर करते हैं। 220 kV पे तो मैंने खुद देखा है और वो इसको प्रेफर करते हैं और बड़े मुतमिन है इसके ऑपरेशन से। द SF6 ब्रेकर गिव्स नॉइजलेस ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आपको स्विच यार्ड में वो जो आर्क बनती है ना, वो क्योंकि वो इंजीनियर घबराते हैं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज़ है। आर्किंग प्रोडक्ट खुदा ना खास्ता नीचे कहीं अगर आ गया तो वो आप कोई मतलब अगर आप खड़े हुए तो आपके ऊपर स्टक ना हो जाए। ठीक है, वाया वाइल ओपनिंग ऑफ द आइसोलेटर अगर कोई नीचे चीज पड़ी हुई तो उसके उसके साथ में आर्क बन जाए, मतलब वो आर्क इस तरह से बनना स्विच यार्ड में ये कोई छोटी बात नहीं है।
और भी इतनी सारी असेंबली पड़ी होती है, तो इसलिए अब इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो नॉइजलेस ऑपरेशन विद क्लोज गैस सर्किट एंड नो एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेयर अनलाइक द एयर ब्लास्ट ब्रेकर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब यानी कि जिस तरह हमें एयर ब्लास्ट ब्रेकर में एक एग्जॉस्ट चाहिए होता है, इसमें हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कोई मतलब द क्लोज्ड गैस एनक्लोजर कीप्स द इंटीरियर ड्राई सो दैट देयर इज नो मॉइस्चर प्रॉब्लम। ये सबसे अच्छी बात है, यानी ये बिल्कुल क्लोज्ड मैकेनिज्म होता है। इसमें ये नहीं होता कि ब्रेकर के अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह चली जाएगी। नो रिस्क ऑफ फायर, SF6 इज नॉन इन्फ्लेमेबल। ठीक है, इसको ऑयल की तरह ये बिल्कुल नहीं है कि इसको आग लग जाएगी। ठीक है, ऑयल की अगर इंसुलेशन खत्म हो जाए तो उसको आग लग जाती है, ये तो है ही नॉन इन्फ्लेमेबल। There are no carbon deposits so that tracking and insulation problems are eliminated. ये प्योरली जो ट्रैकिंग का जो उसने नाम लिया, ये हाई वोल्टेज का एक टर्म है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टर्म है, जो कि इसलिए उसने इस्तेमाल किया है कि गैस में अगर हम ट्रैकिंग देखें तो उसका मतलब ये है कि कार्बन जो डिपॉजिट्स हैं वो नहीं बनते आप। ठीक है, देर आर नो कार्बन डिपॉजिट्स, यानी कार्बन कार्बन उस वक्त बनेगी जब जब ना आपका मेन, यानी ये केमिकल रिएक्शन की तरह है। जैसे हम कहते हैं कि रेजिडुअल प्रोडक्ट्स हमारे पास, ये कार्बन बन गया, ये बन गया, इसमें कोई रेजिडुअल प्रोडक्ट जो है ना वो एज अ कार्बन के तौर पर नहीं बन रहा। ठीक है, देर आर नो कार्बन डिपॉजिट सो दैट ट्रैकिंग एंड इंसुलेशन प्रॉब्लम्स आर एलिमिनेटेड। अगर कार्बन बनती है ना तो ट्रैकिंग का प्रॉब्लम, ट्रैकिंग क्या होता है, आप यूं समझ लें कि ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स है ना वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मतलब ये कि ट्रैकिंग का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस आप इसको इस तरह से ही समझ लो, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो फिर हाई वोल्ट में चले जाएगा बहुत ज़्यादा। आप यूँ समझ लें कि इसमें ना क्रैक वगैरह पड़ना नहीं पड़ते, क्योंकि अल्टीमेटली ये वो रिजल्ट करता है। At the SF6 breakers have low maintenance cost, light foundation requirements and minimum auxiliary equipment. ये सबसे जबरदस्त इसका एडवांटेज है, सबसे जबरदस्त। अगर कोई खरीदता है तो वो ये वजह है सबसे अच्छी। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, लाइट फाउंडेशन रिक्वायरमेंट इंस्टॉलेशन की एंड मिनिमम ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। SF6 ब्रेकर्स आर टोटली एनक्लोज्ड, एंड ये तो पहले ही हो चुका है। और वो कह रहा है बहरहाल इसका फायदा ये है कि जहाँ पर आपकी कोल माइंस होती हैं वहां पर आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर खतरा नहीं होता कि खुदा न खास्ता कोई आग जाके तो कोयले को आग ना लगा दे। मतलब एक बार सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि, और डिसएडवांटेज के अंडर लिखा है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है नहीं कि ये हाई कॉस्ट है, ये इतने वैसी ग्रेड के खर्चे होते हैं, तो इसका तो कॉस्ट कुछ भी नहीं है, और फिर इसको हर रोज थोड़ा रिकंडीशन कर रहे हैं। तो वो कहता है कि इसको रिकंडीशन करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था आफ्टर एवरी ऑपरेशन। तो बहरहाल इसमें ये होता है कि टिपिकल जो SF6 ब्रेकर होता है ना वो इंटरप्टर यूनिट्स पे काम करता है। ईच केपेबल ऑफ डीलिंग विद द करंट्स अप टू 60 किलो एम्पेयर एंड वोल्टेजेस इन द रेंज ऑफ 50 टू 80 केवी। यानी ये वो बता रहा है कि ये वाला जो चैम्बर है आपका, जो आर्क रिमूवल चैम्बर है जिसमें मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, इसकी ना कैपेसिटी होती है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 80 केवी है और मिनिमम वो बता रहा है कि 50 केवी है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हमें हमारा वोल्ट का जो लेवल है वो ज़्यादा है तो फिर हम सीरीज में लगा लेते हैं। यानी वो ये बता रहा है कि जो आपका, यानी वो ये बता रहा है कि जो SF6 है वो इंटरप्टर्स जो है ना उस बेस पर वो काम करता है, इंटरप्टर्स। और एक इंटरप्टर जो है उसकी मिनिमम जो वोल्ट कैपेसिटी है वो 50 केवी और मैक्सिमम जो है वो 80 केवी है। ये वो वाला वोल्टेज है जो जो सिस्टम का वोल्टेज होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ जाएगा, सिस्टम वोल्टेज पर फेज। सही। और मैक्सिमम जो करंट वो हैंडल कर सकता है वो 60 किलो एम्पेयर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको 132 केवी पे लगाना है, 132 केवी क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो पर फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, बाई √3। और उसका आंसर तकरीबन आता है आपका 78 के नजदीक। आप चेक कर लेना, तकरीबन 77 पॉइंट समथिंग और 78 केवी आता है।
सही, जो पर फेज है आपका। तो इसका मतलब ये है कि 132 केवी पे मैं ये 80 केवी वाला इंटरप्टर ले लूंगा। सही, यानी इंटरप्टर मैंने आपको बताया है कि इंटरप्टर से क्या मुराद है, यानी चैम्बर, आर्क चैम्बर। आर्क चैम्बर, एक आर्क चैम्बर जो, और आर्क चैम्बर में क्या होता है, मूविंग कॉन्टेक्ट होता है प्लस फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, मूविंग एंड फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। रेजरवायर इसीलिए मैंने आपको बताया अलग उन्होंने सेपरेट रखा होता है। तो एक आर्क चैम्बर जो है उसको हम इंटरप्टर बोलते हैं। ठीक है, दो नाम है उसका, आर्क चैम्बर या इंटरप्टर। उसमें मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, और ये उनकी कैपेसिटी है। वोल्ट मिनिमम कैपेसिटी 50 केवी, मैक्सिमम 80 केवी। अगर मैंने 132 केवी पे लगाना है तो मैंने पर फेज वोल्टेज देखा तो 78 केवी निकल आया। तो अब मैं एक इंटरप्टर अपना 80 केवी का खरीद लूंगा। सही, पर फेज, रेड येलो ब्लू। तो ये मैं यानी इस तरह से, और अगर मैं लेट से 220 केवी पे इसको मैं लगा रहा हूँ, तो 220 केवी बाय रूट 3 जो है, इट इज इट कम्स टू 130 में कुछ आंसर आता है, 130 और समथिंग लाइक, ये आप चेक कर लीजिएगा, कम से कम ये आंसर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक 80 का और एक 50 का ले लेता हूँ। ये 128 आ रहा था मेरा ख्याल है, समथिंग मे बी, चेक कर लीजिएगा लेकिन। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दो इंटरप्टर लगाऊंगा। एक मैं लगाऊंगा 50 केवी का, और एक मैं जो है वो मैं लगा लूंगा 80 केवी का, यानी दो इंटरप्टर लगेंगे अब यहाँ पे। यानी ये बात है, ये मैं अभी आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। अब दो इंटरप्टर लगेंगे, मतलब ये जो, अगर आप पिक्चर देखो तो यहाँ पे ये एक इंटरप्टर शो कर रहा है, ये वाला, ये एक इंटरप्टर है। ये वाला जो है, ये मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये आपके पास एक इंटरप्टर है, वन इंटरप्टर। ठीक, ये वन इंटरप्टर। अब मैंने दो इंटरप्टर लगाने होंगे। सही, तो उससे मेरा स्विच यार्ड का एरिया और भी बढ़ जाएगा। लेकिन जाहिर बात है, वोल्ट का लेवल भी तो 220 केवी आ रहा है ना फिर आपके पास। ठीक है, या 400 केवी जो है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अब एडवांसमेंट के साथ उन्होंने एक ही चैम्बर आपको दे दें, क्योंकि इससे ना एरिया बहुत बढ़ जाता है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि अब जो एडवांसमेंट हो गई है ना, तो उसके साथ वो जो कंपनीज हैं वो इस बात पर जरूर आ गई होंगी कि अब जो इंटरप्टर है वो हम एक ही बना दें, क्योंकि एक से दो इंटरप्टर में एरिया बढ़ जाता है। लेकिन अगर नहीं तो इट कांट बी हेल्प, आपको एक से दूसरा इंटरप्टर, आपको सेकंड इंटरप्टर यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद आगे ये सर्किट जा रहा होगा। सो ये मतलब है उसका। ठीक है, तो एक इंटरप्टर की कैपेसिटी होती है ना कि वो फिर हम उसको सीरीज में लगा लेते हैं दूसरे इंटरप्टर। ये एक्चुअली बात है, कि मैं अभी आपको बुक से स्टेटमेंट दिखाता हूँ ना, तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, तो वो कहता है कि SF6 ब्रेकर है, कंसिस्ट ऑफ इंटरप्टर यूनिट्स, यानी आर्किंग चैम्बर जो है, ईच केपेबल ऑफ डीलिंग विद करंट अप टू 60 किलो एम्प्स एंड वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 50 टू 80 केवी। ये पर फेज की बात हो रही है। So a number of units are connected in series according to the system voltage. It depends कि आपने क्या, और वो कह रहा है कि मैक्सिमम जो है ना वो 230 केवी तक लगाते हैं। ये पुराना ये वो है मटेरियल। एक्चुअली अब एडवांसमेंट के साथ इसको 400 क्या 517 केवी तक भी वो लगा रहे हैं। ठीक है, ये कंपनीज जो है ना वो अब उन्होंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया अपने आप को। तो ये जो हर इंफॉर्मेशन है इसको आप अपडेट कर लें। इसी तरह से ये वाला जो इंटरप्टर है, ये भी, इसका भी साइज बढ़ चुका है। यानी आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 130 केवी का अब एक इंटरप्टर उन्होंने बना लिया। यानी अब अगर मैं 220 केवी भी लगाऊं ना तो एक इंटरप्टर ही लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मे भी आप 220 केवी के ग्रिड पे जाएं तो आप कहें तो इसमें तो एक इंटरप्टर लगा हुआ है, हमने तो पढ़ा था दो। तो अब एडवांसमेंट के साथ मैंने आपको बताया कि ये जो डाटा है ये अपडेट हो चुका है, एक इंटरप्टर अब। लेकिन ये मैं इसलिए आपको बता दिया कि बाज़ अगर जो कैपेसिटी आपकी 517 केवी हो, तो वो कहते हैं कि जी आप एक से दो इंटरप्टर लगा लें, उसमें फ़ायदा भी होता है क्योंकि उसमें आर्क मजीद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन बहरहाल अब जो वोल्ट का लेवल है ना वो 517 केवी तक चला गया है इन ब्रेकर्स। एंड पावर रेटिंग 10 MVA टू 20 MVA एंड इंटरप्टिंग टाइम लेस देन 3 साइकिल्स। पावर की रेटिंग भी बढ़ चुकी है, ये जैसे उसने बताया 10 MVA से 20 MVA। अब तो ये ट्रांसफार्मर का साइज है, ये तो उसने पावर रेटिंग्स जो बताई हैं
ये आपने देखा था ना कि मैंने आपको वो सर्किट ब्रेकर का साइज कैलकुलेट करवाया था और बस बार का साइज एक लेक्चर में। तो ये वाला जो साइज है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के साथ ही ये लगता है, इसलिए ये ट्रांसफार्मर का ही साइज है। तो 20 MVA तक ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम ट्रांसफार्मर का साइज होता है 20 MVA, बहुत बड़ा जिन ट्रांसफार्मर होता है। और लेस देन 3 साइकिल्स, मतलब एक साइकिल आपका 20 मिली सेकेंड का होता है। अगर आप 3 साइकिल्स भी लगा लें तो 60 मिली सेकेंड बनते हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि जो इंटरप्टिंग टाइम है वो 20 मिली सेकेंड, आप कह लें 30 मिली सेकेंड टू अप टू 55 और 50 मिली सेकेंड तक ये फॉल्ट को क्लियर कर देता है। इतना इसका इंटरप्टिंग टाइम है, जिसकी वजह से ये इंतहाई प्रेफर किया जाता है एट हाई वोल्ट्स। ठीक है, तो बस ये आपके पास इसका, इसके बाद इसका जो है वो लास्ट टॉपिक रह गया, जो कि हम नेक्स्ट टाइम कवर करके तो विल मूव और स्विच टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो मे बी न्यूट्रल अर्थिंग हो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है। तो बस हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स तक ही पढ़ेंगे। चैप्टर तो ये आगे तक आगे भी जा रहा है, मगर ये फिर हाई वोल्ट में चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ सर्किट इंटरप्शन और ये ट्रांजिएंट्स में चली जाती हैं चीज़ें, ये नहीं हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेकिंग कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम रेटिंग वगैरह, ये तो हम फिर जो है वो बहरहाल हम फिलहाल इसको यहाँ तक ही रखेंगे, इस चैप्टर को वैक्यूम सर्किट में, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर वो असाइनमेंट के बारे से क्वेश्चन करना था। जी जी, पूछें पूछें। सर वो ईमेल भी आपको की थी तो आपने रिप्लाई नहीं किया। कौन सी? मैंने नहीं पढ़ी ईमेल। कब क्या लिखा है उसमें, वैसे ही बता दो। सर उसमें ये लिखा था कि वो असाइनमेंट क्वेरी है उसके बारे से किया था। असाइनमेंट क्या है, सॉरी? क्वेरी लिखा हुआ था, क्वेरी असाइनमेंट पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे नहीं नहीं, वो तो सब्जेक्ट होगा ना उसमें। अगर तो कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वो बाज़ बताकर क्लियर किया जाता है, ईमेल पे उसकी एक्सप्लेनेशन मुमकिन नहीं होती। तो अब वो मुझे सेंड कर दिया बना के। में। या सर वो आपको क्वेश्चन बना के सेंड किया था मैंने। नहीं नहीं, असाइनमेंट बनाकर सेंड किया है या क्वेश्चन बनाकर सेंड किया है? क्वेश्चन बना के सेंड किया सर असाइनमेंट हाँ, का। सिर्फ क्वेश्चन तो अब आपने सॉल्व करना है ना, मैंने तो एक से नहीं दो सर दफा वो उसमें जो प्रॉब्लम जो आ रही थी ना उसको वो भेजा है, प्रॉब्लम जो आ रही थी वो भेजा है। वो अब जो प्रॉब्लम है ना वो अब आप सॉल्व कर लें, क्योंकि मैंने जो गाइडेंस है ना वो इनफ दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी। 2 दफा मैंने उसको, बल्कि जिस दिन मैंने दी थी उस दिन भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, 3 टाइम्स ऑलमोस्ट आई हैव गाइडेड ऑल ऑफ यू। अब जो भी है ना ओपन एंडेड है, आप इसको देखें, जो मैक्सिमम आपका सोल्यूशन होता है ना वो आप कर लें। ओके ओके सर उसमें वो वोल्टेज ड्रॉप का थोड़ा सा मसला आ रहा था कि वो आपने कहा था कि जो जी की वैल्यू उसके अंदर वो उसकी लेंथ भी हमने डालनी है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान इतनी एक मीटर में लेंथ होती है। वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना वो इम्पिडेंस के साथ आता है, और इम्पिडेंस जो इम्पीडेंस होती है, में डाल दी है। हाँ इम्पिडेंस जो होती है ना वो लेंथ वाइज तो लाजमी, यानी इम्पिडेंस जो है वो लेंथ का उसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो इसीलिए अगर आप वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप पोल टू पोल अपनी एक लेंथ को फिक्स कर सकते हो कि हमने इतनी लेंथ लेनी है सर ये उसमें। लाजमी है अगर लेंथ के अलावा कर रहे हैं। नहीं, लेंथ के अलावा नहीं ना होता, लेंथ के अलावा वो चीज़ बनती नहीं है। आपने देखा है, मैंने आपको ये बात हो चुकी है लास्ट टाइम। मैंने आपको बताया कि बुक आपके पास सबसे बड़ा रेफरेंस मटेरियल है जिसमें उसने वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट किया हो, I/Z। और ये वाला जो Z है ये लेंथ बेस्ड होता है, आप इसको लेंथ को निकाल नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, इसका आसान तरीका क्या होता है? देखो, ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, यही चीज मैं कह रहा हूँ ओपन एंड होती है। मैं अब आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि आप इसको फिक्स कर लो। ठीक है, जैसे वो कहता है कि मैं, यानी वो बुक में देखो, ये बात बुक में भी उसने बताई हुई है और हमने इसको डिस्कस किया हुआ है क्लास में। वो ये कहता है कि ये वाला जो आपका फार एंड है, अगर मैंने यहाँ पे 400 वोल्ट लेना है तो मुझे फीडर एंड पे कितना वोल्ट रखना पड़ेगा, अब है ना। अब उसने इसको फिक्स कर लिया। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो लेंथ होगी आपकी वो भी मैनेज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप सिंपली वोल्टेज ड्रॉप को, ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप, अगर आप वोल्टेज ड्रॉप को फिक्स कर लें तो आपकी लेंथ खुद ही मैनेज हो जाती है, बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप इट इज इक्वल टू आई इनटू जो आपकी जो इम्पिडेंस पर
किलोमीटर है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, वो आपकी खुद ब खुद ही आ जाएगी। समझ आई? ये आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप, आई भी आपको पता चल चुका है, जेड पर किलोमीटर भी आपको पता है, तो लेंथ आपकी कैलकुलेट नहीं हो जाती इस इक्वेशन से। तो आप एक लेंथ निकाल लें, बाकी लेंथ सारी वैसे ही रख लें। वोल्टेज ड्रॉप जो है डिस्ट्रीब्यूटर में, वो जाहिर बात है कि इतना ज्यादा तो नहीं होगा कि यहाँ पर वोल्ट आपका 400 वोल्ट से कम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप एक फिगर जो है वो अपने पास, मैक्सिमम 5% से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूटर में अलाउ नहीं होता, होना नहीं चाहिए। मैक्सिमम 5% से वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। यानी आप 5% 400 वोल्ट का निकाल लें, 5% ऑफ 400 वोल्ट, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्लियर हुई बात? यस सर वही। ठीक है। सर इसमें जो करंट है वो फिर वही होगा ना कि उस पोल पे कितना करंट आ रहा है वही सिर्फ लेंगे हर ऑब्वियसली पोल तो के लोड हिसाब से। करंट है, ये तो वो वाला जो करंट है ना, जो टैप हुआ हुआ है आपका, यस सर वही फिर लेंगे उसको मल्टीप्लाई हाँ, कर। ये तो आपको पता है। ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप जो है, इसको आपने खुद एक स्टैंडर्ड के तहत फिक्स कर लिया है कि देखेंगे 5% मैक्सिमम है। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि यार मैंने 2% रखना है, तो आप इसको 2% कर सकते हो, आप इसको 3% कर सकते हो, कोई बंदा इसको 4% रख सकता है। इसको आप मैक्सिमम अप टू 5% कुछ भी रख लें। ठीक है। तो इससे ज्यादा आप, ये अब आपका मैनेज हो गया, करंट आपको पता है, ये भी आपको पता, तो लेंथ आ जाती है। सर 400 के हिसाब से अगर इसका 5% करें तो 20 वोल्ट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब 20 वोल्ट से ज्यादा हाँ इसका जी, ये ड्रॉप। 20 वोल्ट से मुराद है कि 400 में से माइनस भी करना है ना, तो 380 बन जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हाँ जी, हाँ ड्रॉप। जी, इससे ज्यादा अलाउ नहीं होते, ये रूल्स के खिलाफ है, ग्रिड कोड्स के खिलाफ है ये एक्चुअली बात। तो हो गया सर। ठीक है। अच्छा सर जो असाइनमेंट 2 थी उसमें आपने कहा था कि लोड के अकॉर्डिंग हमने उसको पूरा सेशन डिज़ाइन करना है, तो सर उसमें जो लोड है वो हम कौन सा लेंगे, असाइनमेंट 1 वाला ले लें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो डाटा आपको गिवन नहीं है ना, वो डाटा आपने जो है वो आप बिल्कुल ले सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, ऐसे ही है। मैंने तो ओके सर। जो घर का डाटा है, जो रेजिडेंशियल लोड डाटा है, वो भी गिवन नहीं दिया होगा, मगर मैंने सिर्फ लोड बताया हुआ मे बी के घर में क्या क्या लोड मेन लगता है। ठीक है। या ओवरऑल लोड बताया हुआ है, घर में भी लोड नहीं मैंने बताया, मैंने तो ओवरऑल बताया, कमर्शियल लोड है, ये वाला लोड है, ये वाला लोड है। तो जो डाटा अगर आपको देखें, लोड आपको, लोड का जो जो टोटल लोड है वो आप बिल्कुल आपको, जो असाइनमेंट अगर आपने 1 की, इसलिए मैंने उसको लिंक किया है, आपको टोटल लोड की इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि टोटल यस सर करंट जी। जो है वो हमारा क्या रहेगा। अब उससे आप बिल्कुल बस स्कीम या वो जो डिजाइनिंग है सब, वो आप कर सकते हो। बस का साइज, ब्रेकर का साइज, बस डिजाइन, या जो बस कॉन्फ़िगरेशन है, वो आप बिल्कुल आप मैनेज कर, अपना कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ओके सर ठीक हो। हाँ। ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अब बाय द टाइम आप लोगों ने मेक श्योर एवरी ग्रुप, एवरी पर्सन शुड सेंड द असाइनमेंट। इसको ये बिल्कुल भी लेट एक्सेप्टेड नहीं है, यानी कि ये मेक श्योर जरा प्लीज कीजिएगा। ठीक है। सर ईमेल करनी है? हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ में ईमेल कर देनी है आपने, एक ग्रुप मेंबर ईमेल कर दे। सर 14 को कितने बजे तक है? अब 14th है आपके पास, यानी 14th वाला जो डे, आज क्या है, आज मंडे है ना, तो वेडनेसडे का पूरा डे आपके पास है। उसके बाद अगर आप थर्सडे को सेंड करते हैं तो वो जाहिर बात है वो लेट कंसीडर की जाएगी। बाय 14 का मतलब ये है कि 14th डे है आपके पास, यानी 14th जो है। ओके सर। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।